तो वन शॉट अगर आपको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इसके अंदर हमें 4 सेक्शंस कवर करने हैं। हर टॉपिक के अंदर 4 के फैक्टर्स बना दिया करो। 4 बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे हिंदू धर्म में भी 4 पिलर ही होते हैं, ठीक है। तो 4 बहुत बड़ी चीज़ है, 4 का बहुत बड़ा रोल है। तो 4 जो होते हैं सेक्शंस बना दिए मैंने हर टॉपिक के। आपको ऐसे दिमाग में मतलब एक पिक्चर रहती है, ऐसे क्या होता है रैंडमली आप चैप्टर पढ़ते हो, दिमाग में नहीं रहता है यार क्या क्या कुछ छूट ना जाए, लास्ट टाइम पे रश होता है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। 4 के हर चैप्टर में 4 की पिक्चर बना के दूंगा। हर चैप्टर में 4 का एक फैक्टर रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा। तो 4 सेक्शन कौन कौन से कवर करने हैं? फर्स्ट आ रहा है ये, पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यू कैन नोट द थिंग्स बाय योर हैंड, कॉन्फिडेंस आता है इससे। इसमें 4 टॉपिक आते हैं आपके, फोर्स आता है, कूलम्ब्स लॉ वाला टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी लाइंस की प्रॉपर्टीज कह सकते हो। डायपोल के अंदर भी 4 टॉपिक है, बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, सब में मैंने कहा था डायपोल कोई भी टॉपिक होगा तब तक करते रहना पड़ता है जब तक क्लास में पी ना आ जाए, याद है। तो पी के 4 टॉपिक हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना ये चारों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक तो हर साल आती ही आती है। एक्सियल लाइन नहीं आएगी, इक्वेटोरियल आ जाएगी, दोनों नहीं आई टॉर्क आ जाएगी, टॉर्क भी मिस होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने टेस्ट में दिया था, कुछ नहीं वाला। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बेटा ऐसे होता है ना ओवरव्यू, पहले फॉर्मूले एक बार देख लो सारे के सारे, कुछ छूटना नहीं चाहिए इनमें से। गॉस लॉ के 4 एप्लीकेशन थे, 4 एप्लीकेशन नहीं है सॉरी, गॉस लॉ के 3 ही एप्लीकेशन है। चौथा टॉपिक खुद गॉस लॉ है ना बेटा, एक तो गॉस लॉ खुद, 3 उसके एप्लीकेशन। तीनों कौन कौन से हैं? लाइन चार्ज आएगा, शीट आएगा या हॉलोस्फीयर आएगा। डेंस स्फीयर तो कट गया, तो इनके बारे में लिख लो आप लोग पहले ये 4 सेक्शन, और 4 के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 टॉपिक्स हो गए। तो इन दिस चैप्टर वी डू हैव हाउ मेनी टॉपिक्स। इसके अलावा ना आपके पास टाइम है ना आप कुछ और करना, मेरे कहने पे ना टाइम है आपके पास करने का, और टाइम की जरूरत ही नहीं है बेटा, बचा गया इसमें अगर ये कर लिए तो बचा ही नहीं कुछ, बाकी तो फिर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग वाली बात है। टॉपिक तो यही है, बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक है, लिख लो इनके बारे में। फर्स्ट टॉपिक बताओ कूलम्ब्स लॉ का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाम बताओ जल्दी से इस फॉर्मूले का, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक और फॉर्मूला F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 का कैप। इसका नाम बताओ बच्चों, वेरी गुड, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये भी नोट कर लो, ये भी कूलम्ब्स लॉ का ही फॉर्मूला देखा जाए तो। एक और फॉर्मूला नोट कर लो, F21 का ही फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, के Q1 Q2 अगर इसको स्प्लिट करके लिखा हो, जैसे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस और उसका क्यूब, तो ये होती है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। आप ना एक काम करो, इन 4 के नीचे ना 4 टॉपिक बना लो, है सारे कूलम्ब्स लॉ ही। अगर इस तरह से लिखा हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, स्केलर फॉर्म है, नंबर लगा के खेल रहे हो, कैप कुप लगा रहे हो, टोपी टोपी लगा रहे हो, तो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स। और अगर आप ये कर रहे हो स्प्लिट करके लिख रहे हो तो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। अब ये टॉपिक 8 साल से नहीं आया पोजीशन वेक्टर, लेकिन 8 साल पहले भी जब आया था तो 10 साल बाद आया था, अभी कटा नहीं है तो आप छोड़ के तो नहीं जा सकते ना इस फॉर्मूले को। आप ये मत सोचो कभी नहीं देखा हमने, पता चला इस साल आ गया बोर्ड में, राइट। है कुछ नहीं, जबकि 2-2 स्टेप के टॉपिक्स हैं ये। आप सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस की बात ही नहीं कर रहे। पहले पढ़ा था ना टॉपिक, ये सब कवर करने हैं आपको। तो स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फिर आती है मल्टीपल चार्जेस वाली एक फोर्स, बहुत सारे फोर्सेज हैं तो सबका एक आंसर, उसे बोलते हैं सुपर पोजिशन फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिखवा देता हूँ। अच्छा आपने ये स्लाइड नोट कर ली पहले, तो ये 4 टॉपिक समझ में आ रहे हैं आपको। इसके अंदर भी 4 टॉपिक के बाद ऐसे स्टार्ट करते हैं बेटा, फोर्स का अलग से कॉलम बना लो एक। फोर्स को हमने पढ़ा था कौन से लॉ से? कूलम्ब्स लॉ से। अब कूलम्ब्स लॉ या फोर्स के अंदर भी कितने टॉपिक आते हैं? 1 2 3 एंड 4। सबके अंदर कॉमन फॉर्मूला F का, सही है। ये है फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का कैप। ये है फोर्स ऑन द 1 ड्यू टू 2, और ये वेक्टर फॉर्म। ऐसी अगर आप इसी का वेक्टर फॉर्म में इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये बन जाते हैं 2 पोजीशन वेक्टर्स, R2 माइनस R1। याद करने का तरीका दूं, आप ये बताओ कि पोजीशंस क्या होती हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जैसे मान लो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल 2 मीटर पे, अब वो 16 मीटर पे चला गया, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? 12 की। 2 से 16 कितना होता है? नहीं, 2 से 14 तक जा रहा तो 12 आ गया, 2 से 16 तक जा रहा तो 14 आएगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजीशन। बताओ फाइनल कौन है यहाँ पे 2, इनिशियल कौन है 1, तो मैंने देखो यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसको ठीक है, हो सकता आपने कभी स्कूल में ना देखा हो क्वेश्चन इसके ऊपर आता हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा पेज भरा हुआ है इसके ऊपर और कटा भी नहीं है ये, तो बोर्ड के लिए तो हमें उसको फॉलो करना है ना, तो आ सकता टॉपिक ये वाला भी, राइट। उसके बाद आता है आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म, ये सुपर पोजिशन फॉर्म, नेट फोर्स अपॉन, इसमें आता है समीशन क्यों आ रहा है बच्चों, इसमें गैस करो सम क्यों आ रहा है इसमें, सारी फोर्सेस का एक आंसर, जैसे मल्टीपल चार्जेस की फोर्स पूछ लेते हैं, वो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, एक यहाँ रखा हुआ, एक यहाँ रखा हुआ, एक यहाँ रखा हुआ, बीच में एक चार्ज है, सारे मिलकर थप्पड़ मार रहे हैं मुंह पे, इक्विलिब्रियम फील कर रहा है वो। अरे ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आए थे रैंडमली अचानक, 2 चार्जेस रखे हैं बीच में, कहाँ रखे हैं चार्ज, जिससे कि वो नेट फोर्स कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो उस टाइम दिमाग होना चलता तुम्हारा, वो टॉपिक कौन सा है, सुपर पोजिशन फॉर्म है वो तो क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है, सुपर पोजिशन फॉर्म। समझ में आ गया, नाम याद होने चाहिए आपको सारे ये, तो आएगा, क्योंकि जितनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, देखो क्वेश्चंस की तो लिमिट है नहीं बेटा। आपको क्या लगता है जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि इस साल पागल है वो टीम जो बैठी है, इस साल सेम क्वेश्चन चेप देंगे? अरे पूरी टीम बैठती है, जरूरी है सेम क्वेश्चन देंगे इस साल 2025 के अंदर, बट फॉर्मूले थोड़ा ना बदल देंगे, वो कंसेप्ट तो वही रहेंगे। तो इस टाइम पे एक बार सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा के क्यू आई आर आई 0 का स्क्वायर, आर आई होता है, आईफोन नहीं है, आई है 1 से लेकर एन तक, आई इज एन वेरिएबल विच इज कमिंग फ्रॉम, याद है समीशन ऑफ ऑल द चार्जेस फ्रॉम I1 Q1 Q2 Q3 जितने भी होंगे, इस तरह से मतलब फॉर्मूला लिखते हैं, इस तरह से इसका नाम लिख लें सबके आगे, टाइम मत वेस्ट करो, और पेन चलाते रहोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरा चैप्टर अपने हाथ से भी कवर हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूले वाइज और टॉपिक वाइज। पहले का नाम बताओ, ये थी कुलूम्स लॉ की, इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, ये थी कुलूम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ये है कुलूम्स लॉ का सुपर नहीं पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर में याद दिला रहा हूं दोबारा से, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करनी होती है, तो ध्यान दे रहे हो, मैं R2 माइनस R1 कर रहा हूं, क्योंकि फाइनल R2 है, इनिशियल R1 है। अगर यहां पर ऑलरेडी 2 1 लिखा होता तो मैं 1 माइनस 2 करता। ये होती है सबका एक आंसर, इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन फॉर्म। सुपर पोजिशन का मतलब होता है फोर्स ड्यू टू, लिख लिया करो ना, इतना तो लिखोगे ना कम से कम बेटा। अगर आपका पेपर कंसेप्शनल बेस आता है या न्यूमेरिकल बेस भी आता है, मान लो थ्योरी आती नहीं, आपको लगता है बर्बाद हो गया यार, थ्योरी तो है ही नहीं, तब भी ये फॉर्मूले तो बचाएंगे, आप समझ रहे हो, अप्लाई तो करोगे, इजंट इट। सिलेबस थोड़ा ना बाहर से थोड़ा ना आएगा, फॉर्मूले तो तब भी यही होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो क्या है ये सुपर फोर्स ड्यू टू, क्या लिखा, मल्टीपल चार्जेस, पूरा लिख लो ताकि याद रहे, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड होगी, कुलूम्स लॉ के 4 टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए एक काम करो, इन सब से एक मदर फॉर्मूला इन सब का, ये जो के आ रहा है ना सबके अंदर, ये आ रहा है, के आ रहा है, के आ रहा है, के आ रहा है, के सब में ही आ रहा है, ये पूरा के ही होता है। ये जो के सब में आ रहा है, के का नाम अलग से लिख लो और फॉर्मूला लिख लो उसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, फटाफट चिपका दो इसको। के की वैल्यू कई बार नहीं लिखी होती, अदरवाइज मैंने देखा बोर्ड के पेपर्स के अंदर वैसे कांस्टेंट्स लिखे होते हैं, ना लिखा हो तो के की वैल्यू याद करके जाना। अरे ये याद होना चाहिए, फिर भी डोंट टेक रिस्क। 1-2 साल ऐसे भी होता कांस्टेंट नहीं लिखे थे पेपर पे उन्होंने, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85, बेटा बेसिक बातें होती हैं, फिर कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मान लो आपको एग्जाम में याद नहीं आई बाई चांस और नहीं दी हुई, गॉस लॉ के सारे न्यूमेरिकल गए हाथ से, अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगाओगे, वहाँ एप्सिलॉन नॉट ढूंढ रहे हो साथ वाले से, कहाँ गया भाई। गॉस लॉ में के कौन सा आता है, क्या होता है गॉस लॉ, स्ट्रेट कर, फॉर्मूला क्या होता है उसका लास्ट में, क्यू बाई, वहाँ के कहाँ से लाएगा, किसके टर्म में छोड़ेगा, के टर्म में, तो इसलिए दोनों की वैल्यू याद करो ना। तो 8.8, इसको भी ना एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें आज, 8.85 लिया ही मत करो आप, 9 ले लिया करो इसको। 8.85 इज वेरी क्लोज टू 9, 9 × 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर एंड कूलम स्क्वायर। ये पता मैंने कैसे पता लगा लिया, देखो जो यूनिट के की होंगी वही एप्सिलॉन नॉट की भी होंगी, बट इनवर्स। तो न्यूटन -1 हो गया, मीटर -2 हो गया, कुलूम का स्क्वायर हो गया। यूनिट्स भी पूछ लेते हैं कई बार ये। आपको पता है जेई मेन हो या नीट हो, सबसे बढ़िया जो ट्रिक थी, जो कोई टीचर तुम्हें नहीं बताता, एंट्रेंस में शायद जो लोग अच्छी जगह, जैसे अगर आपने पूरे साल कहीं पढ़ा हो तो लास्ट में जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं वो एक चीज़ बता देते हैं आपको, मैं बता देता हूँ चलो।
आधे से ज़्यादा क्वेश्चन नीट और जेई में डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व हो जाते हैं। वो अलग बात है कि आपका दिमाग उस टाइम चलता नहीं, क्योंकि पिक करना होता है कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है, फॉर्मूले दिए होते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस जिस बच्चे को लगाना आता है, जबकि छोटी सी बात है वो, तो बिना सॉल्व करे, बिना न्यूमेरिकल को किए आधे फॉर्मूले तो उसी सॉल्व हो जाते हैं। सारे मीटर में है, आर का आंसर निकालना है सारे मीटर में है। क्या सारे मीटर में? अरे वो जहां वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल कुछ तो देंगे, सारे नहीं होंगे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना हिंट मिल जाता है डायमेंशनल एनालिसिस से। जैसे कुछ भी दिया हो आपको, मान लो ये दिया हुआ है प्रेशर, कुछ भी रैंडमली एक फॉर्मूला दिया हुआ है √m³ c² विस्कोसिटी का स्क्वायर। अभी ऐसे कुछ भी दे देते हैं y ऐसे, मतलब क्वेश्चन कुछ और ही देंगे वो, इसमें दे देंगे m² c3 एंड दिस, और यहाँ दिया 1/3। और ऐसे पूछ लेते हैं ऑब्टेन दिस रिलेशन, गंदा सा क्वेश्चन दे रखा है, पूरा आधा पेज भरा हुआ है, लास्ट पे लिखा ऑब्टेन द रिलेशन, कौन सा मैच कर रहा है। अब बच्चे ऑब्टेन करने लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो डायमेंशनली कौन सा सही है। अगर वो डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आने चाहिए? एल के बराबर आने चाहिए। बजाय कि आप प्रूव करने बैठो, डेरिवेशन करने बैठो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और डेरिवेटिव यूज करना पड़ रहा है आपको उसके अंदर, अगर गंदे से गंदा क्वेश्चन भी आता है तो डायमेंशनल एनालिसिस बहुत बड़ी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। चलो खैर, ये एंट्रेंस की एक बात थी। अभी तो आप खैर इस टॉपिक पे आ जाओ। फोर्स के 4 टॉपिक समझ में आ गए आपको? नंबर 1 टॉपिक था ये, टॉपिक नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1। ऐसे पढ़ा करो इसको, इतने फॉर्मूले याद हो रहे हैं सारे। टॉपिक 2 फटाफट लिखो। टॉपिक 2 क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ये मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, या इक्विडेंशियल सरफेस के ऊपर बनेगा। ठीक है, केस स्टडी आ सकती है कोई इस तरह की, या प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी लाइंस। बेटा मत करो, यहाँ ध्यान दो, क्यों रिकॉर्डिंग में गालियां वाली सुनवा रहे हो? तो फर्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला है ना बेटा, फर्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि Q, अच्छा होता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। नंबर 1 फॉर्मूला ही याद है। किसी भी पॉइंट की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पर एक छोटू रख दो, छोटू को मैं बोलता हूँ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, वो जहां रिपेल हो रहा होगा वही उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इसकी यूनिट भी क्या होती है? इसकी यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। बच्चे याद कर रहे होते हैं रात को बैठ के, न्यूटन भाई दिख नहीं रहा क्या? न्यूटन फोर्स की होगी, चार्ज की कूलम होगी। कुछ बातें सही में आप तेज बनो, दिमाग ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्टेड है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? समझ में आ गया? तो इसी में तो दिमाग लगाना था तुम्हें, तुमने दिमाग लगा लिया कहीं और, अब तुम हो रहे हो परेशान। तो कम से कम इतना तो पढ़ के जाओ, फॉर्मूले तो पर देख के जाओ कम से कम सारे। तो न्यूटन पर कूलम। और ये बताओ कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, क्या था? K/Q/r²। अब बोले सर उसमें तो Q1 Q2 आ रहे थे, तो बेटा एक Q0 से एक Q0 कट जाएगा ना, तो इसलिए एक Q आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये भी याद रखो। दोनों फॉर्मूले हो गए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें। ये पता था आपको? पॉजिटिव से ये लाइंस हमेशा, हाँ पॉजिटिव से, ध्यान सुनना ये बातें, इसके बारे में कुछ लिखो मत, बस ये याद रखो। यहां से अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रख दूं, बताओ टेस्ट चार्ज को क्या होगा? एनीबडी? वो रिपेल करेगा, वहां पहुंचेगा। ये भी तो बोलेगा भाई कोई बात नहीं, तेरी इससे दोस्ती टूट रही है, तेरी इससे रोज झगड़े हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं अट्रैक्ट कर लेता हूं। दुनिया में लोगों की कमी है क्या? अरे माइनस है ना, वो माइनस उसको दूर नहीं थोड़ा जाने देगा, माइनस उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कर्व बन जाते हैं इस तरह से। 1 में क्वेश्चन आया था नीट में ये लास्ट ईयर, कौन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जहां से जाएगा वहां पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे? लाइंस। यहां रख दिया तो, यहां रखा तो, जल्दी बोलो, यहां रखा तो अट्रैक्ट होके यहां पहुंच जाएगा, यहां रखा तो अट्रैक्ट होके यहां पहुंच जाएगा, यहां रखा तो अट्रैक्ट होके यहां आ जाएगा, यहां रखा तो इधर से जाएगा, घूम के यहां से इधर आ जाएगा। जितनी लाइंस यहां से बाहर आती हैं उतनी लाइंस यहां से अंदर आती हैं, और जो सीधा जा रहा होगा सीधा भी जाएगा, ऐसा नहीं है। इजंट इट? यहां रख दिया टेस्ट चार्ज तो यहां से रिपेल हो जाएगा, यहां रखा तो यहां से अट्रैक्ट हो जाएगा। केकड़ा समझ में आ रही है? बना लिया तो नहीं? आपने मना करा, ड्रॉ कर फटाफट करो, फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। इसमें प्रॉपर्टीज इंस्टेड के आप लिखो ना, सुनो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए डायग्राम से ही समझो कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख के बताओ क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? पॉजिटिव से बाहर आती है,
नेगेटिव के अंदर आती है। क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही। कौन सा लूप बना रही है? वापस भी आ रही है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है फोन, पुराना फोन डायल कर रहा है। अबे प्लस से माइनस ये क्या, वहां से वापस भी आ रही है क्या? क्लोज यार बात चिल्ला, रुक जा। क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। और इनके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें अगर हम, ये नोट कर लो, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ प्लेस। दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट में दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं होती। अगर ऐसा होता ही नहीं है तो इसलिए दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी बात, जब भी ये बाहर आएंगी, देखो यहाँ देखो ध्यान से, जब भी बाहर आएंगी ये कितने एंगल बाहर आती हैं? दे ऑलवेज फॉर्म एन एंगल ऑफ पर 90 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज। तो इसी में लिख लो सारी, मतलब अलग से मत देखो, इसी में समझो कि एक तो टेंजेंट प्रॉपर्टी, बाहर आने वाली प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी, ज़्यादा भीड़ होती है लाइंस की। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एक बार ये वाला, जैसे कि यहाँ से लाइंस ज़्यादा बन रही हैं, मान लेते हैं इससे लाइंस ज़्यादा बन रही हैं, उस पर लाइंस कम आ रही हैं। वट यू विल से अबाउट द टू चार्जेस? ये बोर्ड में आया था 2018 या 19 में क्वेश्चन था ये। उन्होंने ऐसे दो डायग्राम बना रखे थे, एक में लाइंस ज़्यादा निकाली थी, एक में लाइंस कम बनाई थी। तो जिसमें लाइन ज़्यादा बन रही है वो कंसंट्रेशन उस चार्ज की ज़्यादा है। अगर ये 2 कूलम का है तो ये हो सकता है 1 कूलम का ही हो। लेकिन अगर दोनों में लाइन इक्वल है तो वो डाइपोल है। डाइपोल में 2 इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर मान लो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और ये डिस्टेंस फिर कितना हो गया, हरे वाला गैप बीच में, ये गैप याद है बच्चों 2a। अगर ये डिस्टेंस 2a और ये दोनों चार्ज इक्वल हैं तो इट्स अ डाइपोल, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको यहाँ मतलब याद करनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। दूसरा मेजर टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक बताओ, इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत बार फॉर्मूला यूज होता है, आप इसको हल्के में लेते हो इस फॉर्मूले को, हाँ वेरी गुड। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी नोट कर लो। और फोर्थ एक लास्ट प्रॉपर्टी याद कर लो, दैट इज CCD प्रॉपर्टी। इसका पूरा नाम लिख लो फटाफट, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कई बार क्या होता है, बहुत सारा फैला होता है। तुम्हें याद है गॉस लॉ के अंदर यही पढ़ा था हमने। 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के नाम बताओ अगर आपने कुछ पढ़ा है तो। 3 तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा, सिग्मा एंड रो। इनके फॉर्मूले नोट कर लो। लैम्डा होता है Q/L, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लाइन पे चार्ज फैल सकता है। अच्छा, एक बंदा पतंग उड़ा रहा था, उसकी पतंग बारिश के टाइम पे कहीं बिजली की तार से लग गई और वो करंट से बेचारा फेंट हो गया। तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा उसको इन तीनों में से? अरे आए थे, केस स्टडी आई थी आज से कई साल पहले ही है, कि एक पतंग उड़ा रहा था बच्चा, उसके धागे में जो है वो कहीं बिजली की तार से स्टक हो गया, उसको एक शॉक लग गया अचानक। तो भाई धागा तो लाइन ही हुआ ना, तो लाइन के जरिए तो चार्ज उसके हाथ तक आया होगा। बिजली की तारों में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? लाइन चार्ज ही होती है। पूरे शीट पे चार्ज फैला हुआ है। अरे शीट पे चार्ज फैला हुआ है, सरफेस चार्ज हो गया, पूरे कमरे में चार्ज फैला हुआ है, वॉल्यूम हो गया, बॉल पे चार्ज फैला हुआ है। नहीं, अब आप पूछो कि बॉल हॉलो है कि डेंस है? अरे हॉलो है, अगर वो अंदर से बॉल खाली है तो सरफेस चार्ज हो गया, अंदर से बॉल अगर भरी हुई है डेंस है तो वॉल्यूम चार्ज हो गया। अरे समझ में आ गया? ये डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी है। दैट्स आवर सेकंड स्लाइड। टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। टॉपिक 3 इस चैप्टर का, बेटा पूरा ही रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको चैप्टर के। टॉपिक 3 मैंने कहा था ना 4 टॉपिक को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दिस इज कॉल्ड डाइपोल सेक्शन। डाइपोल के अंदर याद रखो, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 2a। ये होता है बेसिक अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल। 2 इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। एग्जांपल दो फटाफट कोई, डाइपोल का एग्जांपल दे कोई। तू दियो। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मैग्नेटिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नमक, अरे नमक है भाई केमिस्ट्री में, Na+Cl-।
HCl हो गया, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, हर वो चीज, अरे Na प्लस Cl माइनस, बीच में गैप कितना होता है 2a। चलो अब यहाँ फोकस करो, कोई शोर नहीं मचाएगा। ये बेसिक एग्जांपल होगा डाइपोल का, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो 4 हैं, ये है मेन टॉपिक। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं दे आर बेसिकली 4 टॉपिक्स। तो इसके अंदर आपको सब टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं? 4। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। मैं इसको यू से डिनोट करता हूं। समझ में आ गए? 4 डेरिवेशंस हैं, अगर आपने नहीं करी है तो एक बार बोर्ड में 21 फेब से पहले करके जाना, राइट? तो फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है मैं बताया था क्या था वो, 2πr/4πε0, यही था ना, r² - a²। ये बेटा तुम्हें भी याद होना चाहिए इस तरह से, ठीक है? 2πr/4πε0 r² - a² का होल स्क्वायर एंड दिस, ठीक है? डेरिवेशन आनी चाहिए। शॉर्ट डाइपोल होगा, अगर ये शॉर्ट डाइपोल होगा तो a को हम 0 ले लेते हैं, एंड उस केस में इफ द डाइपोल, और लिख के, अगर ये डाइपोल शॉर्ट होगा तो एक r³ से, r4 से एक r कट जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद r³ ओनली। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल में ना शॉर्ट डाइपोल वाला ही केस आता है, लेकिन आपको कंप्लीट फॉर्मूला पहले निकालना पड़ता है एक्सियल लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सेकंड आती है इक्वेटोरियल वाली, P/4πε0 r² + a² की पावर 3/2, और ये ऑपोजिट होती है, -i कैप आता है। शॉर्ट डाइपोल करेंगे तो 2 नहीं आएगा, बस इसमें P/4πε0 r³। अबे क्यों गिर गिर के पढ़ रहा है? गिरा हुआ क्यों बन रहा है इतना? यहाँ देख, हाँ इसका फॉर्मूला देखिए डाइपोल का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरे साल कई बार यूज हुआ है फॉर्मूला ये वाला। शाबाश, PE sin थीटा, सही है। या फिर कितने बच्चों को याद था, सच बताना, P क्रॉस E। क्रॉस क्यों लगाया, डॉट क्यों नहीं लगाया? उधर sin थीटा है ना, sin थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अच्छा, इसका आता है -PE, cos थीटा 2 cos थीटा। हाँ cos थीटा 2 - cos थीटा। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, ये आने की पूरी उम्मीद है मुझे इस बार, आपके टेस्ट में भी था ये। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कैसे डाइपोल की, जो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट पे चला गया। अब स्टेबिलिटी आती है 0 डिग्री पे, अनस्टेबिलिटी आती है 180 पे, तो कौन सा 0 कौन सा 180? स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी पे गया है, तो इनिशियल एंगल होता है θ1, तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी पे गया है ना, तो 0 डिग्री लेंगे यहाँ पर, यहाँ 180 लेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, cos 180 -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2, और ये माइनस बाद में प्लस हो जाएगा। बाकी P और E की वैल्यू दी होंगी आपको। एंगल्स को समझना जरूरी है इसके अंदर, न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है। NCERT में 2 न्यूमेरिकल हैं इसके ऊपर, मतलब एक एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल फॉर्म में, तो क्यों नहीं आएंगे बोर्ड में क्वेश्चन, आएंगे इन पे। डेरिवेशन ना भी आए, क्वेश्चन तो आ सकते हैं, टॉर्क भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो हो गया चैप्टर, लास्ट स्लाइड रहेगी चैप्टर की, टॉपिक 3 था, ये लास्ट स्लाइड किसके, गॉस लॉ की है, ठीक है? हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। टॉपिक तो यही है बेटा, इसके अलावा तो मैं कहता हूँ जेई छोड़ो, जेई एडवांस में भी टॉपिक नहीं आएंगे इसके बाहर तो। हाँ क्वेश्चंस की बात है, वो कैसे फ्रेम होते हैं, टॉपिक थोड़े ना बदल जाएंगे, टॉपिक तो यही रहेंगे, चाहे आप जेई का एग्जाम दो, चाहे एडवांस का दो, चाहे नीट का दो, चाहे CBSE का दो, टॉपिक तो यही है। आज मेरे कहने पे ये बात पेन डाउन कर लो अच्छी तरह से, तो ज़्यादा फोकस तुम्हें दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। किसकी? सर ने कहा था 4 टॉपिक पढ़ने, हर एक के अंदर 4 टॉपिक है, तो पिक्चर बन गई चैप्टर की। अब आ जाओ, आप कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे बोला करो, अब आ जाओ बेटा, किसी क्वेश्चन को भेज दे, अब हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। ये है ना तरीका, मतलब पढ़ने का तरीका दे रहा हूँ तुम्हें मैं। भाई बिना तैयारी के तुम चले गए स्टेडियम में वो मैच खेलने के लिए, पैड बांधे नहीं है, ठीक है? कभी बॉल हेलमेट के पहन नहीं, बॉल वो बाउंसर मार रहा है, मुंह पे लग रहे हैं सारे, और वहाँ से जेई के बाहर आ रहे हैं, फिर बाद में वो गाजर का जूस पी के घर वापस। क्या फायदा ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर से? तो पहले पता तो होना चाहिए ना, कम से कम अपना शील्ड तो तैयार कर लो कि 4 के फॉर्मूलों की शील्ड कैसे तैयार करनी हर चैप्टर की। इतना ही करके जाओगे तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो रहता है। अगला टॉपिक नंबर 4, दैट इज गॉस लॉ, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका नंबर 1 टॉपिक ऑफ कोर्स गॉस लॉ, खुद एक बार सुन लो जिनको नहीं याद है अभी तक, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस, जिसको हम EA cos थीटा भी कहते हैं, is always equal to 1/ε0 times of the net charge
एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। अगर तुम्हें ढंग से फ्रेम करना ना इस फॉर्मूले को, तो ऐसे करो ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी भी गॉस लॉ कम से कम याद, कोई न्यूमेरिकल आए तो आप कर लो। हर चीज़ हाईलाइट करी है मैंने इसके अंदर, देखो एंगल को भी खोल के लिखा है, चार्ज को भी मैंने एनक्लोज लिखा है। तो चार्ज पता है आपको किसी भी सरफेस का, आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, फ्लक्स आ जाएगा। नहीं दिया हुआ चार्ज तो फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, याद है वो फट्टे बट्टे दिए होते हैं, फिर एंगल आइडेंटिफाई करो, कौन सा एंगल 0 पे है, कौन सा 180 पे है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना होता 90 वाला, cos 90 कितना होता है 0। तो वो फॉर्मूला भी यूज होता है इसके अंदर। ये कभी भी यूज नहीं करना, ये क्यों यूज करना है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना। बेसिकली या तो यही वाला आपके सीबीएसई में यही वाला आएगा या वो वाला आएगा, कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाला, वेरिएबल वाला क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, वाले एडवांस में आते हैं कि एक वेरिएबल शीट दी हुई है, उसको फिर इंटीग्रेशन से फ्लक्स निकालो। वो अभी सीबीएसई के लिए तो आगे वाले दो बहुत है, ठीक है। गॉस लॉ का फर्स्ट फ्रेम हो गया। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाफट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलसीडी या इन्फानाइट लाइन चार्ज, ठीक है। किसको इसका फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला आता है लैम्डा, लैम्डा हियर इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। डायग्राम तो इसका मैं नहीं बना रहा, डायग्राम को याद होगा, लाइन बनती है, उसके बाहर एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाता है, मैंने पूरा कराया था स्टार्टिंग में आपको ये। फिर थर्ड, अभी तो आप सब टॉपिक नोट कर रहे हो ना। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट चार्ज शीट। इन्फानाइट चार्ज शीट है ये, शीट, जिसमें बता ही देता हूँ, तुम्हें देख के लग रहा है कुछ नहीं आता तुम्हें, जैसे वो शीट वीट ऐसे रखी होती है, बीच में से फिर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पास कराते हैं। इसमें हम कर्व सरफेस एरिया नहीं पढ़ते, एंड पॉइंट्स पढ़ते हैं, एक का 0 डिग्री, इसका भी 0 डिग्री। इसमें जो आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थर्ड टॉपिक हो गया, थर्ड टॉपिक है चैप्टर का ये, मतलब इस सेक्शन का थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बताओ, हॉलो चार्ज स्फेयर। हॉलो चार्ज स्फीयर में आपको याद होगा एक चार्ज सरफेस है। बेटा बातें मत करो प्लीज़, लास्ट वार्निंग है, आराम से यहाँ फोकस करो। सब कुछ आता है आपको तो यू आर सो गुड, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो नीचे आके चाय पियो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एन कैप पीछे, बातें मत करो कि हर एक को अलग अलग बोलता रहूँ, लवन्या अक्षत। एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा कुछ था उसके अंदर, बट फॉर्मूला इसमें लास्ट में आता है, क्या आता है किसी को याद है, सिग्मा बॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर काटना तो नहीं है बच्चों, वो जब काटते हैं ना, वो जब वो सरफेस पे होता है, हाँ, अगर आउटसाइड है तो नहीं काटना, ऑन द सरफेस है तो कटेगा, अंदर 0 होती है, अंदर तो हॉलोस्फीयर है 0 होती है, राइट। इसका एक ग्राफ है जो मेरा दिल कह रहा है इस पर आ सकता है, ऐसे 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 ग्राफ होता है इसका एक, ये आ सकता है आपके, और जेई में सोचो ऐसे ग्राफ आ रहे हैं, जबकि ये सीबीएसई लेवल का ग्राफ है। बताओ क्यों है सीबीएसई लेवल का ग्राफ, इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, सरफेस पे क्या होगी, तो सीधा सरफेस से मैक्सिमम है, उसके बाद कम हो जाएगी। बताओ ये गैप खाली क्यों है, ये वाला गैप खाली क्यों है, क्योंकि अंदर तो 0 होती है। तो कौन जेई में आते हैं क्वेश्चन, सीबीएसई में क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन ये वाले, और है इजी। अगर ये डेंस होता तो ये लाइन भी हम ड्रॉ करते, क्योंकि डेंस के अंदर भी फील्ड होती है, ठीक है। तो ये आपके बड़ा फोर्थ स्लाइड मैंने आपको बना के दे दी है। अगर ये नोट नहीं, जो आज ये नोट करके जाएगा वही कल वाली क्लास में यहाँ आएगा। मैं भी चेक करूंगा किसी ने कुछ भी मिस किया होगा, नोट नहीं किया होगा, कल से उसकी क्लासें बंद है, सिर्फ आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। तो 4 टॉपिक है बेटा, दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। मेन टॉपिक हमारा चल रहा है ये समझ में आ गया, चारों के नाम दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, फटाफट सुन लो। स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, बोलो, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन फॉर्म। इसके अंदर मैंने आपको कौन से 4 टॉपिक लिखवाए थे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनवाया था, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन लिखवाया था, और फिर सीसीडी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 4 टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक के अंदर। डायपोल में 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी।
गॉस लॉ में 4 टॉपिक, एक तो खुद गॉस लॉ, 3 उसके एप्लीकेशन। 4 का फैक्टर समझ में आ गया, 4 की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आपको आज की क्लास में। इस चैप्टर में 4 टॉपिक, 4 के 4 सब टॉपिक्स, चैप्टर खत्म, रेस्ट इज क्वेश्चंस। समझ में आ गया? तो ऐसे आपका पूरा चैप्टर कवर हो सकता है ये बहुत इजीली, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें, हाँ ऐसे ही अगर हम इस वाले चैप्टर पे आते हैं, अब ये चैप्टर है जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका भी जरा एक बार चार्ट बना लो आप लोग पूरे एक पेज पे आराम से, नॉलेज के नीचे सब टॉपिक्स लिखवाऊंगा फिर मैं आपको। देखा जाए तो इसके अंदर भी 2 ही टॉपिक हैं, लेकिन दोनों के 4 टॉपिक हैं, तो टोटल उसमें हो गया आपके 4 4 4 4 16 टॉपिक उसमें हो गए, 4 4 इसमें हो गए, कितने हो गए 24। इसमें टॉपिक ही 2 है ना, चैप्टर का नाम ही यही है देखो, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो 4 टॉपिक पोटेंशियल में कवर करने हैं, 4 टॉपिक कैपेसिटेंस में कवर करने हैं। ये सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं है आपकी, ये एडवांस तक की बात है। गॉड बाई गॉड ब्लेसिंग आप कभी एडवांस तक पहुंचो तो वहां भी यही पढ़ोगे, बाकी क्वेश्चन का फ्रेम अलग अलग हो सकता है, टॉपिक तो यही रहते हैं। समझ में आ गया? टॉपिक थोड़ा ना बदल जाएंगे, टॉपिक विल रिमेन सेम, वो तो फ्रेमिंग की बात है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर तुम्हारे सामने आ रहा है, नहीं फॉर्मूले थोड़ा ना बदल जाएंगे, फॉर्मूले तो यही रहेंगे। क्वेश्चन वो वही तो, अब क्वेश्चन को किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सीबीएसई में आसान प्रेजेंटेशन होती है, जेई में और मुश्किल, एडवांस में और मुश्किल, वो तो प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन की। लेकिन क्वेश्चन किसी को लिमिट भी नहीं है भाई, कितने क्वेश्चन बैंक पढ़ लोगे, बट किसकी लिमिट है? फॉर्मूले और टॉपिक्स की तो लिमिट है, टॉपिक्स तो यही रहेंगे, इन टॉपिक के बाहर तो आ ही नहीं सकता। चलो, तो पोटेंशियल के अंदर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू कवर आर, नंबर 1 टॉपिक क्या है आपका? पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल V, और इसके अंदर आपके जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नंबर 1 टॉपिक पोटेंशियल, पूरा लिख लो, एट अ पॉइंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, इसको मैंने ऐसे डिफाइन करवाया था, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सब डेफिनेशंस होगी, लेकिन फॉर्मूला तो ये ना, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। और इसमें नीचे R स्क्वायर नहीं आता, आप ध्यान से देख रहे हो। इसका रीजन है, इसका जो रीजन है R स्क्वायर क्यों नहीं आता, उसका रीजन ये है क्योंकि अभी कुछ देर पहले तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला लिखवाया था मुझसे, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन में था ये, V और E में रिलेशन V/R। तो ये बताओ V का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा? E इंटू आर, बाहर को इधर ले आओ। तो E का फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जब R स्क्वायर में एक R लगाओगे तो एक R कट जाता है, वैसे अगर आप चाहो तो, लेकिन उसमें डबल R आते हैं, इसमें सिंगल R आता है। और सबसे अच्छी बात है कि पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी नोट कर लो। और ये भी नोट करो, इसको नापते किसमें बेटा? जूल पर कूलम। फिर तुम लोग याद कर रहे होते हो, साफ दिख रहा है वर्क डन जूल, चार्ज किस में नापते हैं? कूलम। लेकिन इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था इटालियन, अलेक्जेंड्रा डी वोल्टा, तो उसके नाम से हम लोग इसकी यूनिट किस नाम से, ऐसे यूनिट क्या है इसकी? वोल्ट। घरों में जो पोटेंशियल आता है पता होगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट जो है उसी बंदे के नाम से, लेकिन वैसे वोल्ट होता है जूल पर कूलम, राइट। अगला, फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया। सेकंड टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इसका फॉर्मूला होता है P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही था या याद नहीं था? याद था किसी को फॉर्मूला वाला? लास्ट में जो आंसर आता है वो एक टेढ़ा सा डायग्राम बनता है, पहले पोटेंशियल प्लस का, फिर पोटेंशियल माइनस का, फिर उसमें वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं, लास्ट में ये आंसर आता है। मेन है P आता है लास्ट आंसर में, क्योंकि डाइपोल का टॉपिक है ना बेटा, ये डाइपोल का है तो P आएगा लास्ट में। तो रिजल्ट भी कम से कम याद रखो, ताकि जब डेरिवेशन करने बैठो तो पता चलना चाहिए गाड़ी कहाँ पर रुकनी है, नहीं कि मैम शीट नंबर वही 0। समझ में आगे, याद कर लो इन फॉर्मूलेस को। सेकंड, थर्ड जो टॉपिक आ रहा है इसके अंदर, दैट इज
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ पोटेंशियल का, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, सही है। ये बताओ इसमें वो सरफेसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अभी टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये जो सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे बने होते हैं, 90 डिग्री पे ऐसे फट्टे फट्टे बने होते हैं। क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, आया 3 बार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग जा रही है, तो एक्स को छोड़कर बाकी दोनों के नाम बताओ। वाई जेड प्लेन, प्लेन वाई जेड एक लाइन थोड़ी ना हो सकती, वाई जेड तो ऐसे प्लेन बनेगा ना, प्लेन। तो अगर जेड के लॉन्ग फील्ड जा रही है तो एक्स वाई प्लेन, अगर फील्ड जा रही है वाई के लॉन्ग तो एक्स जेड प्लेन। समझ में आ गया। तो दे आर ऑलवेज, इन्हीं सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा, एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको इनकी, वो पढ़ लेना, मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा, कि अगर इनके डिस्टेंस कम हो रहा है लगातार तो फील्ड स्ट्रांग हो रही है, उल्टा होता है। अगर दूर दूर बन रहे हैं तो वीक है, और अगर इक्वल डिस्टेंस पे बन रहे हैं तो यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। समझ में आ गया। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करो फील्ड का नेचर। अभी जैसे मान लो इनके बीच का गैप, अगला जब बनेगा तो इतने गैप पे बनेगा, तो यूनिफॉर्म फील्ड है। अगला नजदीक बन गया तो, जैसे मान लेते हैं बेटा अगला यहां चिपक के बन गया इसके साथ, व्हाट यू विल से अबाउट दिस फील्ड, इंक्रीजिंग फील्ड। क्या है, इंक्रीजिंग फील्ड। अगर ये फट्टा जो तीसरा मैंने बनाया काफी दूर जाके बना होता, अगर उतने गैप पे बना होता, यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, वर्क डन कितना होता है, एंगल कितना होता है, इनका थ्योरेटिकल टॉपिक है, राइट। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फोर्थ जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर भी मुझे लग रहा है एक न्यूमेरिकल या तो जेई में अगर आपका पेपर होना है, या नीट में अगर होना है तो, या सीबीएसई में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, याद है किसी को, Q1 Q2 अपॉन R। R स्क्वायर नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कुलूम्स लॉ नहीं है, सिर्फ एक R है। अच्छा ये बताओ, अगर ये एनर्जी नेगेटिव आ सकती है, ये एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकती है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी। नेगेटिव तब आएगी जब अट्रैक्शन हो रही होगी सिस्टम में, और पॉजिटिव तब होगी जब सिस्टम विल बी रिपल्सिव इन नेचर। कैसे बताओ ये आंसर बच्चों। प्लस कब आ सकता है बेटा, जब दोनों प्लस प्लस हो तब भी रिपल्शन ही होती है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, आंसर तो प्लस ही आएगा, तब माइनस माइनस अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, एक प्लस है और एक माइनस है तो हाँ, तो आंसर तो माइनस में आएगा ना, अंडरस्टूड है ये। इसमें बच्चे दिमाग लगा रहे होते हैं यार, माइनस का अट्रैक्शन क्यों लिख दिया भाई, एक प्लस एक माइनस है तो ओवरऑल आंसर तो माइनस में आएगा, और माइनस तभी आएगा जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसलिए अट्रैक्शन होगी। एक ग्राफ था आपको याद होगा, उसमें न्यूक्लियस के अंदर, अगर डिटेल में कोई बच्चा अच्छा है तुम में से पढ़ने वाला है तो तुम्हें याद होगा, उसके अंदर एक ग्राफ था ये वाला ऐसे करके। किसी को याद है वाला ग्राफ बेटा? उसमें ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही थी। तो बताओ यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम माइनस में आती है, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा क्या करती है, अट्रैक्शन करती है, बट एक लिमिट तक ही करती है। ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो फिर वो क्या स्टार्ट हो जाती है, रिपल्सिव, अनस्टेबिलिटी आ जाती है उनमें। ये न्यूक्लियस चैप्टर में था, ये बाइंडिंग न्यूक्लियर फोर्सेस का ग्राफ था ये। हाँ, 0.6 फर्मी पे अट्रैक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अट्रैक्शन ही क्यों थी वो, क्योंकि नेगेटिव की तरफ था वो। तो नेगेटिव में अगर एनर्जी आ रही है तो क्या है, अट्रैक्शन है। कितना याद कर लोगे, समझा करो इन बातों को, समझ में आ गया। तो ये आपका है फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पोटेंशियल स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप जो सामने बैठे हैं वो तो फटाफट नोट करो इसको। चैप्टर है पूरा, ये समझ में आ रहा है। 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके सिर्फ फॉर्मूले वाइज। कहीं वो यूट्यूब पे मैं देख रहा था, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लगे हुए हैं वो एक एक वीडियो में, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं कभी वो देख रहे हैं। भाई ये देख ले, 2 चैप्टर आराम से कवर हो रहे हैं उसके, 4 टॉपिक्स कवर कर लो। थ्योरी तो कम से कम कवर हो गया, आपको एक आइडिया मिल गया एक चैप्टर में क्या पढ़ना था आपको। कैपेसिटेंस पे आते हैं फटाफट। टॉपिक नंबर 2 इस चैप्टर का, दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का सिंबल कम से कम नोट कर लो, सी। ठीक है, इसके अंदर आपके आते हैं फिर से अगेन क्या, इसके अंदर भी 4 सब टॉपिक्स।
राइट। 4 सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसी को याद है? नंबर 1 टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कितनी तरह के कैपेसिटर होते हैं मैं बता देता हूं आपको। पहला होता है ये वाला कैपेसिटर जिसे हम बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वाला, आप लोग मुझे बताओगे नाम इसका। दूसरा होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला, जिसका नाम तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। हल्के में ले रहे तुम इस फॉर्मूले को, बोर्ड में आने वाला 21 फरवरी को ये वाला लास्ट डेरिवेशन, खैर तुमने सुना ही नहीं होगा। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें एरिया और डिस्टेंस की बात होती है। याद रखो इस फॉर्मूले का नाम, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम लिखते रहो, मैं जो बोल रहा हूं साथ साथ। इस फॉर्मूले का नाम लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका नाम लिखो स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर। कभी भी कोई सिंगल बॉल दे रखी है, सिंगल रबड़ की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, अर्थ है हमारी। अच्छा क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कुछ नहीं दिया हुआ था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो अर्थ में कितने गोले हैं? 3-4 गोले हैं क्या अर्थ में? एक ही है। अर्थ का रेडियस दिया हुआ था अलग से 6.4 × 10⁻6 मीटर। अरे अर्थ का ग्रेविटेशन चैप्टर में था ये, ठीक है। अर्थ का रेडियस दिया हुआ था 4 एब्सोल्यूट की वैल्यू पता होती है, मतलब किसी भी बॉल का रेडियस पता है तुम्हें तो आंसर आ जाए कैपेसिटेंस का। स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं इसको। अगर 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, ऐसे 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है तो आर ए अलग होगा, आर बी अलग होगा, इसे बोलते हैं स्फेरिकल। उसको आइसोलेटेड स्फीयर बोलते हैं। ऊपर वाले को नाम लिख लो इनके, ऊपर वाले को आइसोलेटेड स्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल ये वाला होता है एक्चुअली। इसके अलावा भी होते हैं स्टेप कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बहुत सारे होते हैं, बट वो अभी जेई के लिए छोड़ दो। सीबीएसई में 3 फॉर्मूले कम से कम याद करके जाने ये वाले। समझ में आ गया? नाम क्या बताया मैंने इनके? सबसे मेजर तो पैरेलल प्लेट ही है ना, सबसे मेजर तो पैरेलल प्लेट ही है। मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल तो उसी के ऊपर आएंगे। फिर भी 2 और कर लेना, एक स्फेरिकल, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक फॉर्मूला ही है। इन दोनों की डेरिवेशन करनी भी हो तो इस वाली कर लेना, एक मैंने कराई होगी मॉड्यूल में आपको। आइसोलेटेड स्फीयर और स्फेरिकल कैपेसिटर, एक में सिंगल गोला डबल गोला। अरे सिंगल गोला डबल गोला ये फर्क है, वो पैरेलल प्लेट है ऊपर वाला। टाइप सही में आ गया। नंबर 1 टॉपिक है ये। सेकेंड टॉपिक, फिलिंग, भरना ऑफ कैपेसिटर्स। किसी भी कैपेसिटर को आप किस किस प्रकार से भर सकते हो। खाली भी रह छोड़ सकते हो अपने दिमाग की तरह उसको, या फिर ऑक्यूपाइड रखना चाहते हो तो कम से कम अच्छी चीज़ से डाइलेक्ट्रिक से ऑक्यूपाइड कर लो उसको। किससे करो? डाइलेक्ट्रिक भी, डायमंड वाला। डायमंड का याद है डाइलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा होता है, 1080 होता है, 1080। तो उतने टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। पानी वानी डाल दो और कुछ नहीं तो बर्फ़ की सिल्ली डाल दो। पानी का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है? 80। पानी का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है? मैंने कहा था वाटर का याद करके जाना, 80 होता है उसका। माइका का 6। और कोई डाइलेक्ट्रिक दिया होगा तो उसकी वैल्यू उतने टाइम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर स्लैब डाली हुई है, स्लैब पूरा नहीं भरा हुआ, तो उसका फॉर्मूला अलग है। अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो उसका फॉर्मूला अलग है। कई बार दो मीडियम अलग अलग भर देते हैं, ऐसे भरे हैं तो पैरेलल है, ऐसे भरे हैं तो सीरीज है। तो फिलिंग ऑफ कैपेसिटर पूरा टॉपिक हो गया ना एक तरह से, किस किस तरह से भर सकते हैं हम कैपेसिटर के अंदर। तो इसके अंदर इतना कम से कम नोट कर लो, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक पैरेलल प्लेट है और ये भी एक पैरेलल प्लेट है। कोई बताएगा इन सब में क्या फ़र्क है? अगर मैंने इसके अंदर तो एक ब्लू डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसके अंदर भी एक ब्लू डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और इसके अंदर मैंने एक ब्लू भरा हुआ है और एक ऑरेंज भरा हुआ है। सही है? अगर इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, सी इज इक्वल टू, राइट, तो इसका हो जाएगा बच्चों के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एम आई राइट? पूरा भरा हुआ है। इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और इसमें 2 आंसर आएंगे, बताओ 2 क्यों आएंगे? इसका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अलग से, इसका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अलग से, इसका K2 और इसका K1। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पैरेलल में होंगे, फिर बाद में इन दोनों को 1 अपॉन करना है, नहीं पैरेलल में ऐड करना है। घर से फोन आया है, मैं कुछ नहीं कह रहा, घर से फोन आया सर। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फिलिंग के फॉर्मूले याद कर लेना। थर्ड है आपका टॉपिक फिलिंग हो गया, टाइप्स हो गया, एनर्जी वाला टॉपिक आप मत छोड़ना बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आपको शायद बताया हो किसी ने, मैं नहीं बताया होगा, ये टॉपिक आपका थ्योरेटिकली तो नहीं आएगा, डेरिवेशन तो आएगी नहीं इसकी, ना मैंने कराई थी आपको, लेकिन न्यूमेरिकल थे इसके ऊपर कि एनर्जी पहले कितनी थी, फिर चार्जिंग के बाद कितनी है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताओ कौन सा था एनर्जी स्टोर्ड का। वेरी गुड, एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हाफ सी वी, और एक फॉर्मूला ये भी होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ एक कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक भी है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन, कोई थ्योरी वोरी नहीं है इन फॉर्मूले की, बस ये आपको न्यूमेरिकल में क्या होता है, कई बार दो कैपेसिटर जोड़ दिए अलग अलग पोटेंशियल के, तो उनका एक कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ जाता है, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ये न्यूमेरिकल वाला ही टॉपिक है, इसमें थ्योरी वैसे भी नहीं आएगी, और न्यूमेरिकल के लिए आपको इस तरह के टेबल चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए भाई। चार बातें कराई है सर ने हमें, चार कैपेसिटेंस में, चार ही पोटेंशियल में। क्या है, टाइप्स ऑफ कितनी तरह के होते हैं, फिर तरह तो समझ में आ गई, अब भरना कैसे उनको अलग अलग तरीके से। फिर तीसरा क्या है, एनर्जी कितनी स्टोर करते हैं वो। और लास्ट टॉपिक है, अब उनको, अब तुम इंजीनियर बन गए, अब लगाने कैसे हैं, सर्किट कैसे बनाने हैं, या तो सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में। इसके अलावा बता दो और क्या टॉपिक था। चार टॉपिक में पूरा कैपेसिटेंस कवर हो गया आप लोगों का। लास्ट है, लिखो जल्दी से, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन या सर्किट एक ही बात है, सर्किट कैसे बनाने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ किसके, कैपेसिटर। और इसके अंदर तो बेटा ये तो पता ही होगा आपको, ऑफ कोर्स पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज। अगला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज के अंदर मैं पूरे साल आपको बताता रहा, तीन बातें होती हैं, चार्ज सेम, वोल्टेज डिवाइड, नेट आंसर 1 में आता है, ये याद है तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैरेलल में तीन बातें होती हैं, चार्ज डिवाइड, पोटेंशियल सेम, नेट आंसर ऐड हो जाता है, यही तीन बातें याद करनी है। सीरीज के अंदर चार्ज कैपेसिटेंस ऐसे लगी होती है, पैरेलल में आपको पता ही होगा कैपेसिटेंस इस तरह से लगी होती है। आप चाहो तो रफली ये डायग्राम ना लो, वैसे आपको पता ही है सीरीज में, लेकिन फॉर्मूला पक्का नोट कर लेना इनका। सीरीज के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/C होगा। इसमें 1/C नहीं करते, इसमें C1 प्लस C2 प्लस। तो ये आपका वन शॉट हो गया दो चैप्टर्स के। देख, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ना वेन डिग्रा पढ़ना, ना कुछ नहीं पढ़ना। और समझ में आ गया, समझ में आ गए। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स हो गए। पोलराइजेशन आपका जो टॉपिक है वो उसमें आएगा, आपका ससेप्टिबिलिटी वाले टॉपिक में आएगा, जो मुझे लग रहा है बोर्ड में इस बार, इसे मैंने यहाँ नहीं बताया। वो ससेप्टिबिलिटी के अंदर भी है वो टॉपिक रिपीट, और मैग्नेटिज्म में बता दूंगा, उसको मेन टॉपिक वहाँ पर है वो। अब यूं तो देखो, अगर आपको लग रहा है 1 घंटा भी नहीं हुआ और 1 घंटे में 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके, तो कुछ टॉपिक तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे ना, लेकिन ये नहीं करने जो मैंने लिखवाए सारे। इतना भी कर लोगे तो आपका 80-90% चैप्टर तो कवर हो ही गया। इक्का दुक्का टॉपिक को छोड़ के भी जाओ, भगवान भी सबका है, ऐसा नहीं। समझ में आ गया। अब इतनी बुरी किस्मत है कि भाई 90% चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, और जो 10% छूट गया उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो फिर तुमने पूरे साल फिर कुछ तो ऐसे काम किए होंगे। समझ में आ गया। तो ये टॉपिक तो आपको करना ही है। 4 ये हो गए बेटा, दोबारा देख लो, 4 टॉपिक पोटेंशियल के हो गए, और 4 मतलब टोटल कितने टॉपिक हो गए, गॉस लॉ में 4 टॉपिक हो गए, स्लाइड वाले ये वाले 4 टॉपिक गॉस लॉ के हो गए। दीज आर द 4 टॉपिक्स इन, हर एक टॉपिक के अंदर मैंने 4 का सेक्शन बनाया हमने, मैंने आज आपको। डायपोल में 4 टॉपिक हो गए, फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 4 टॉपिक हो गए, ग्रेडियंट हो गया, रिलेशन हो गया, लाइंस हो गई, और मेन फॉर्मूला हो गया, और कुलुम्स लॉ, आई मीन फोर्स के 4 टॉपिक हो गए। 2 चैप्टर की समरी कवर होगी आपकी। तो इस तरह से पढ़ रहे थे हम। एक बार जरा बताना पोटेंशियल के 4 टॉपिक क्या थे। एट अ पॉइंट था फर्स्ट टॉपिक, दूसरा याद है किसी को, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल, फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखो फटाफट। अच्छा, ये समझ, टाइप्स, कॉम्बिनेशन, एनर्जी, और कैसे भरना है, टाइप्स, कॉम्बिनेशन, एनर्जी। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं,
ध्यान से लिखो, एक बढ़िया क्वेश्चन। सर मैं सर से कहता ना वहाँ पर, सर मेरी फिजिक्स की क्लास में जाने देते हैं सर। तो एक क्वेश्चन बस तू ये कर दे। नहीं, एक सेकेंड, क्या कुछ लिखा तो नहीं आपने अभी? लिखो, इन द गिवन सर्किट, लास्ट है ये, एक ही क्वेश्चन करना है बस, ये सबको एक ही करना है ये। इन द गिवन सर्किट बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, मजा आ जाए करके। 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ऊपर एक बैटरी है, पता चल जाता है मैं बैटरी कौन सी, कैपेसिटर कौन सा है? कहीं बोलो सारे कैपेसिटर है, वो बैटरी है, 4 कैपेसिटर है। इन द सर्किट बना लो फटाफट, टाइम नहीं है। ये 10 वोल्ट है, ये 2 माइक्रो फेरेड है, ये भी 2, सारे 2 ले लो, ये भी 2 माइक्रो फेरेड है, ये भी 2 माइक्रो फेरेड है, सही है। इसको ले लो आप लोग C पॉइंट, इसको ले लो D पॉइंट, इसको ले लो A पॉइंट, इसको ले लो B पॉइंट। इसके अंदर लेकिन एक हरे रंग का एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, और नहीं ये अलग है। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3, वो खाली है। ठीक है, पूरे पूरे भरे हुए हैं, परेशान क्या हो रहे हो? आधे आधे अधूरे भरे होते तो आप निकालते भी, सीधा हो गया वो तो। ओरल आंसर दिया करो, इतना घबरा भी जाते तुम लोग। 2 × 2 4 हो गया, सीधा 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 6, बाकी वो तुम 2 गई हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक क्वेश्चन है बस इसके अंदर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, बस। 3 मार्कर सेक्शन में आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है आपको। ध्यान दे रहे हो मैंने क्या पूछा है? नेट सी नहीं पूछा आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सर्किट में, कहां पर है? उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा पोटेंशियल का। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड, वैसे उसके लिए नेट सी तो निकालना ही पड़ेगा आपको, फिर नेट चार्ज निकालना पड़ेगा। पहले काम करो तुम, सारे काम छोड़ दो, नेट सी निकालो। नेट सी सीरीज पैरेलल से हो जाएगा, 4 तो लगे हुए हैं। नेट सी निकालो पहले तो। सबसे पहले निकालेंगे नेट सी। नेट सी सुन लो ध्यान से कैसे निकालते हैं। ये वाला बताओ कितने का हो गया अब? 4। अरे 2 का था, 2 का तो पहले ही था। अब डाइलेक्ट्रिक के टाइम बढ़ जाएगा, 4 4 और 2 फिर 4, सीरीज में ऐड नहीं करते। 4 और 2 सीरीज में करो, जल्दी करो, है 4/3 आ गया। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ रहा है? 4/, ऐसे नीचे वाले का बताओ 6 और 2, 1/6 1/2 क्या आएगा? अरे 1/6 प्लस 1/2 करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा? 3, क्या आएगा? 3/2 2 आएगा सर, 3/2 आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ कितना आएगा? ऊपर 4 आएगा, तो योर आंसर इज 3/2। अब 3/2 अगर इसका आंसर आ रहा है तो बताओ 3/2 और 4/3 किसमें है? दोनों पैरेलल में। अब ये दोनों ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 4/3 प्लस 3/2, एलसीएम लेने के बाद 6 एलसीएम, ये आएगा 8 प्लस क्या आएगा? 9। योर आंसर इज 17/6 माइक्रो फैरेड। नेट सी आ गया। अब नेट सी आने के बाद ये देखो जल्दी से बच्चों, नेट चार्ज C × V होता है, तो 17/6 × 10 की बैटरी है तो हो गया 170/6 माइक्रो कुलूम। चार्ज भी आ गया, चार्ज आ गया ना 170/6। क्या आपको चार्ज निकालना था? अब यहां तक जो चार्ज आ रहा है, यहां तक जो चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज वो आ रहा है 170/6। जल्दी बताओ C पॉइंट पे क्या हो रहा है? अब डिवाइड हो गया। अब कुछ चार्ज है जो A तक जाएगा, मतलब इस तार में जाएगा, और कुछ होगा जो इसमें जाएगा। क्या दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं भरे होते तो फिर तो इक्वली डिवाइड होता, आधा आधा, तब तो सारे कैपेसिटर बराबर ही थे। बट अब इसकी कैपेसिटेंस कुछ और है, इसकी कुछ और है, तो अब आपको दोनों में बताना पड़ेगा उसमें कितना चार्ज आएगा, इसमें कितना चार्ज आएगा। चार्ज की ब्रांचिंग हम क्यों कर रहे हैं? चार्ज आएगा तो C पता ही हमें उन दोनों का, तो V का फॉर्मूला क्या होता है? Q/C।
तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल आ जाएगा, फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो चार्ज, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है बताओ, मैंने आपको क्यों दिया ये वाला क्वेश्चन। इसमें नेट सी भी कवर हो गया, नेट चार्ज भी कवर हो गया, अब चार्ज की ब्रांचिंग भी करनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। अब आपको बताना है इस वाले में, जल्दी बताओ Q1 कितना चार्ज है और Q2 कितना चार्ज है। Q तो टोटल है ना, 170/6 में से इस तार में कितना जाएगा, 170/6 में से इस तार में कितना जाएगा, आधा आधा। क्या तुक्के क्या मार रहे हो, एक रूल लिखवाया था मैंने आपको, जिसका निकालना होता है उससे इंटू करते हैं, पूरे बॉक्स से डिवाइड करते हैं। मैंने क्वेश्चन करवाए थे शुरू में आपको ये वाले, जिसका निकालना हो, जिस तार का निकालना है उससे तो इंटू करते हैं, और पूरे बॉक्स से क्या करते हैं। ये बताओ, ये नेट सी जो आ रहा है ये तो पूरे बॉक्स का आ रहा है ना बेटा, पूरे डिब्बे का तो ये आंसर आ रहा है, इससे तो डिवाइड करेंगे ना जिसका निकालना है। तो ऐसे करेंगे, देखो अब Q1 निकालना है मान लो आपको, तो टोटल चार्ज को इस पूरी तार का निकालना है। बताओ इस पूरे का कितना आंसर है, 4/3। तो 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बॉक्स का कितना आंसर आ रहा है, बॉक्स का 17/6 है ना, आ गया। और टोटल चार्ज कितना आ रहा था बताओ पीछे से, टोटल चार्ज कितना है 170/6, 4/3, 6/17, 17 से 17 कट गया, 10 से, 3 से ये कट गया, 2 से, तो आएगा 40 इंटू 2/6, यही आ रहा है 40/3। कितना आ रहा है 40/3 माइक्रो कूलम। अच्छा एक मिनट, एक आसान सी ट्रिक दे रहा हूं बेटा, 40/3 या 6 रहने दो ना, उसको छोड़ो, आप काट ही करो, आप ऐसे लिख लो उसको, 80/6 है ये। पता है क्यों? अब एक बात बताओ, 170/6 में से यहां कितना चला गया, 80/6, तो दोबारा निकालना क्यों है, आप सीधा बता दो Q2 कितना आएगा। 170 में से 80 तो इसमें चला गया, तो नीचे वाले में कितना जाएगा, 90/6, तो इसमें आ जाएगा 90/6 माइक्रो कूलम। 6 के फैक्टर में छोड़ दिया मैंने इसको, समझ में आ गया। अब ये दोनों चार्ज आ गए आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जल्दी बताना, पोटेंशियल डिफरेंस C और A के बीच में कितना आएगा, C और A के बीच में V का फॉर्मूला होता है Q/C। कितना चार्ज जा रहा है बताओ इसमें, Q1 कितना है हमारा 80 और C कितना है बताओ इन दोनों के बीच में 4। ऐसे ही बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये बताओ किसके बीच में था, C और A के बीच में, और ये वाला बताओ किसके बीच में, C और B के बीच में, Q2/C। चार्ज कितना जा रहा है बताओ यहां से, Q2 90/6, और C कितना है इसका 6। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, बताओ माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो C और C तो कट जाएगा, C तो देखो कॉमन पॉइंट आ रहा दोनों के लिए। तो माइनस करने के बाद ऑन सब्ट्रैक्टिंग, बताओ सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा, हाँ VB माइनस VA, और वो आएगा 80/64, अरे इसको 4 से ये काट, हाँ चलो 24 माइनस, और आएगा 90/36। अब इसको सॉल्व करो, दैट्स योर फाइनल आंसर। माइनस में भी आ सकता है, अगर माइनस में आ रहा है तो मतलब वो A पहले लिख देना, B बाद में लिख देना, प्लस में आ रहा तो वेल एंड गुड, सॉल्व करो, ये आपका फाइनल आंसर है। देखना यही पूछा था ना मैंने आपसे, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें काफी सारे कंसेप्ट कवर हो रहे होंगे तुम्हें। ब्रांचिंग, माइनस में तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 0.83 वोल्ट, वेरी, हाँ यही आंसर है, 0.83 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो टॉपिक वाइज मैंने आपको बातें बताई हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप फिर से इन चीज़ों को देख लो, लाइक 2 चैप्टर्स जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट इज सेकेंड चैप्टर में 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। इसमें भी आपको एक बार जरा नाम बता दो, 16 टॉपिक्स का, और जाओ जल्दी से। पहले का वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन फॉर्म, पोजिशन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज, फिर पोटेंशियल के साथ उसका रिलेशन V/R वाला CCD,
डायपोल के अंदर तो 4 टॉपिक बहुत इजी है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी। गॉस लॉ के अंदर एक तो खुद गॉस लॉ और 3 उसके एप्लीकेशन। एक बार अच्छा यहाँ तो लिखे हुए हैं, पोटेंशियल के 4 टॉपिक, कैपेसिटर्स के अंदर 4 टॉपिक। तो दे था बेटा 1 शॉट फॉर द 2 चैप्टर्स। I hope it was helpful.